नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मानवेंद्र जीएस क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, आज हम करेंगे यूपी पुलिस होमगार्ड के टॉप 20 जीके क्वेश्चंस और उनसे संबंधित 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, 9 दिसंबर 1946 को की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फैक्ट नंबर 2, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फैक्ट नंबर 3, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो बाद में प्रस्तावना बना। फैक्ट नंबर 4, BN राव इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। फैक्ट नंबर 5, प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कच्छ, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी कच्छ। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। इससे संबंधित 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। सबसे अधिक मतदाता पूछे आपसे, सबसे अधिक मतदाता वाला तो मल्काजिगिरी तेलंगाना। अगर आपसे पूछे सबसे कम मतदाता क्षेत्रफल तो क्षेत्र लक्षद्वीप है। और अगर आपसे पूछे यूपी की सीटें तो यूपी में लोकसभा सीट 80 हैं, राज्यसभा सीट 100 हैं, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 403 है। अगर फैक्ट नंबर 5, SC/ST आरक्षण लोकसभा में SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना सेंसस कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1881, ऑप्शन नंबर बी 1872, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 2011। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1872। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, लॉर्ड मेयो 1872 में पहली जनगणना इनके कार्यकाल में हुई थी। फैक्ट नंबर 2, लॉर्ड रिपन 1881 में पहली नियमित जनगणना पूछे तो 1872 में हुई थी और पहली नियमित जनगणना पूछे आपसे तो 1881 में हुई थी। और फैक्ट नंबर 3, 2011 की जनगणना यह भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। फैक्ट नंबर 4, महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है क्योंकि इसमें जनसंख्या घटी थी। फैक्ट नंबर 5, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा था, 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 2002।
सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1998। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर एक, 19 नवंबर गठन हुआ था इसका। 19 नवंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसका गठन किया था। और फैक्ट नंबर दो, एनएसए का प्रमुख राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार एनएसए होता है। पहली एनएसए भारत के पहले राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे। एसपीजी यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और फैक्ट रह गया दोस्तों। फैक्ट नंबर 5, जेड प्लस सिक्योरिटी यह भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी में एनएसजी कमांडो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी अन्ना राजम मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। नेक्स्ट इससे संबंधित 5 फैक्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी महिला? मीरा कुमार। पहली कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो। अब फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, किरण बेदी 1972 बैच की आईपीएस और पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही हैं। फैक्ट नंबर 2, अन्ना राजम मल्होत्रा यह भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। फैक्ट नंबर 3, कंचन चौधरी भट्टाचार्य किसी राज्य की डीजीपी बनने वाली पहली महिला थी। फैक्ट नंबर 4, मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर थी। फैक्ट नंबर 5, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए 72, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर डी 18। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 80। नेक्स्ट इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, मंडल यूपी में 75 जिले और 18 मंडल हैं। सबसे नया मंडल अलीगढ़ है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला पूछे तो हापुड़ है। फैक्ट नंबर 4, एनसीआर में यूपी के 8 जिले राजधानी हैं, 8 जिले हैं। और फैक्ट नंबर 5, विधानसभा सीटें यूपी में सर्वाधिक 403 विधानसभा सीटें हैं। भारत का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए असम राइफल्स, ऑप्शन नंबर बी सीआरपीएफ, ऑप्शन नंबर सी बीएसएफ, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पुलिस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असम राइफल्स। नेक्स्ट इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कच्छा लेवी के नाम से हुई थी दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी और यह आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा बल है। फैक्ट नंबर 4, एनएसजी इसे 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद बनाया गया। इन्हें ब्लैक कैट कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, बीएसएफ स्थापना 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूपी होमगार्ड में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट। अगर आयु सीमा पूछ रहा है तो 18 से 45 वर्ष होती है यूपी होमगार्ड की। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 8वीं पास भी चल जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, होमगार्ड को स्वयंसेवक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फैक्ट, महिला होमगार्ड महिलाओं के लिए भी इसमें पद आरक्षित होते हैं। भत्ता इन्हें वेतन नहीं बल्कि प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी पलाश, ऑप्शन नंबर डी गेंदा। सही उत्तर होगा दोस्तों पलाश, ऑप्शन नंबर सी पलाश। नेक्स्ट इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पलाश को 2011 में घोषित किया गया। इसे ढाका या जंगल की आग भी कहते हैं। अगर राजकीय पशु पूछे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। फैक्ट नंबर 4, राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक, और राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली 1 तीर का निशान। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 370। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 352, अनुच्छेद 352 में। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में है, एक राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में है, एक वित्तीय आपातकाल होता है जो अनुच्छेद 360 में है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है हमारे देश में कभी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लगा है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। होम गार्ड का कार्यकाल टेन्योर सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 60 वर्ष। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष का। दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। पुनर्नियुक्ति 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यदि आचरण अच्छा है, यदि आपका आचरण अच्छा है 3 साल बाद आपकी पुनर्नियुक्ति हो जाती है, अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। रिटायरमेंट आमतौर पर होमगार्ड की 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जा सकता है, राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। होमगार्ड कोई भी नौकरी करते हुए भी ज्वाइन कर सकता है बशर्ते उसके पास विभाग की अनुमति हो। इन्हें मासिक वेतन नहीं बल्कि जितने दिन ड्यूटी करते हैं उसका दैनिक भत्ता मिलता है। होमगार्ड पर पुलिस अधिनियम के कुछ नियम लागू होते हैं जब ये ड्यूटी पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर। नेक्स्ट इससे संबंधित 5 फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, उद्देश्य।
इसका मुख्य लक्ष्य आपदाएं, बाढ़, भूकंप से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए जागरूकता फैलाना। फैक्ट नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस मनाता है। फैक्ट नंबर 3, उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात के बाद भारत में आपदा प्रबंधन पर जोर दिया गया है। फैक्ट नंबर 4, एनडीआरएफ मोटो आपदा सेवा सदैव एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव, डिजास्टर सर्विस ऑलवेज। फैक्ट नंबर 5, हेल्पलाइन नंबर, आपदा प्रबंधन की हेल्पलाइन नंबर है इसका 1078। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज इलाहाबाद। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा तो महोबा। साक्षरता में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पूछे तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा होगा। लिंग अनुपात यूपी में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जौनपुर का है, 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा घनी आबादी गाजियाबाद में रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है। होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जाता है? रोजाना गश्त के लिए, केवल वीआईपी सुरक्षा में, आपात व विशेष कार्यालय के काम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय के काम के लिए। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सहायक बल, होमगार्ड पुलिस बल का विकल्प नहीं बल्कि उसका सहायक ऑक्सिलरी है। फैक्ट नंबर 2, आंतरिक सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी, ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन। फैक्ट नंबर 3, होमगार्ड को एफआईआर दर्ज करने या विवेचना करने का अधिकार नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, ड्यूटी के दौरान वे किसी अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंप सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, हथियार संवेदनशील ड्यूटी जैसे चुनाव या बैंक सुरक्षा में उन्हें 303 राइफल या लाठी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, होमगार्ड की नियुक्ति किस आधार पर होती है? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन बी संविदा, ऑप्शन सी स्वैच्छिक सेवा, ऑप्शन डी निजी गार्ड। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वैच्छिक सेवा। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए। फैक्ट नंबर 1, निष्काम सेवा, होमगार्ड का आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा। फैक्ट नंबर 2, कानूनी रूप से होमगार्ड एक स्वयंसेवक है, कर्मचारी नहीं। ऑप्शन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाल ही में कोर्ट ने समान कार्य का समान वेतन के तहत पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता देने को कहा है। फैक्ट नंबर 4, ट्रेनिंग, नियुक्ति के बाद उन्हें 45 से 90 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। फैक्ट नंबर 5, उत्पत्ति, यह अवधारणा यूनाइटेड किंगडम यूके से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सीतापुर, ऑप्शन नंबर डी आगरा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए। नंबर 1, स्थान, यह
लखनऊ में स्थित है, जहां से पूरे राज्य के होमगार्ड का नियंत्रण होता है। फैक्ट नंबर 2, प्रमुख अधिकारी। राज्य में होमगार्ड का सबसे बड़ा अधिकारी कमांडेंट जनरल डीजी रैंक का आईपीएस होता है। फैक्ट नंबर 3, यूपी पुलिस का मुख्यालय यह भी लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग में स्थित है। फैक्ट नंबर 4, जेल वार्डर होमगार्ड्स की ड्यूटी अक्सर जेलों में सुरक्षा के लिए भी लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, यूपी 112 अब पीआरवी गाड़ियों में पुलिस के साथ होमगार्ड भी पायलट ड्राइव के रूप में तैनात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में होमगार्ड संगठन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1965। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1962। अब इससे संबंधित फैक्ट देखिए। फैक्ट नंबर 1, चीन युद्ध 1962 के समय भारत चीन युद्ध के दौरान पुलिस पर बोझ कम करने के लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया गया। फैक्ट नंबर 2, बॉम्बे होमगार्ड्स यद्यपि सबसे पहले 1946 में बॉम्बे अब मुंबई में आंशिक अशांति रोकने के लिए एक नागरिक बल बनाया गया। और फैक्ट नंबर 3, बॉर्डर बिंग समवर्ती राज्यों जैसे पंजाब राजस्थान में बॉर्डर बिंग होमगार्ड्स BWHG होते हैं जो BSF की मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, महिला बटालियन अब कई राज्यों में होमगार्ड्स की अलग अलग महिला बटालियन हैं। फैक्ट नंबर 5, रेलवे सुरक्षा में भी होमगार्ड का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2001, ऑप्शन नंबर डी 2010। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005। नेक्स्ट इससे संबंधित फैक्ट देखिए। फैक्ट नंबर 1, यह अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ। फैक्ट नंबर 2, 3 स्तर इसके तहत केंद्र में NDMA, राज्य में SDMA और जिले में DDMA का गठन हुआ। DDMA जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का अध्यक्ष जिला अधिकारी DM होता है। फैक्ट नंबर 4, फंड इसी एक्ट के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF फंड बनाया गया। फैक्ट नंबर 5, कोविड-19 कोरोना लॉकडाउन के दौरान इसी एक्ट 2005 के तहत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, नागरिक सुरक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी PMO। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। इससे संबंधित फैक्ट देखिए। प्रतीक नंबर 1, प्रतीक इसका प्रतीक चिन्ह नारंगी बैकग्राउंड पर नीला त्रिकोण ब्लू ट्रायंगल है। फैक्ट नंबर 2, जेनेवा कन्वेंशन नागरिक सुरक्षा का यह प्रतीक 1949 के जेनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। फैक्ट नंबर 3, इसके कार्य हवाई हमले के समय सायरन बजाना, ब्लैकआउट कराना और घायलों को बचाना। फैक्ट नंबर 5, वार्डन सर्विस नागरिक सुरक्षा में वार्डन मोहल्ले के स्तर पर सबसे अहम व्यक्ति होता है। फैक्ट नंबर 5, शांति युद्ध न होने पर यह बल आपदा प्रबंधन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। इससे संबंधित 5 फैक्ट देखिए। फैक्ट नंबर 1, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वह स्वतः इसका अध्यक्ष बन जाएगा जो प्रधानमंत्री होगा। फैक्ट नंबर 2, सदस्य इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के रैंक के होते हैं। फैक्ट नंबर 4, एसडीएमए राज्य स्तर पर है, एसडीएमए का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। फैक्ट नंबर 5, एनडीएमए का मुख्यालय सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली में है। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद।